का वीडियो ये वीडियो नंबर जो है आपका एग्ज़ाम को लेकर, जो एग्ज़ाम का मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक वीडियो में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लाकर आप लोग को मैं एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये वीडियो सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी मास्टर है, ठीक है। आपको 40 से 45 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू करा देता हूँ, जिसको आप सीधा एग्ज़ाम में जाकर लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। तो ये सारे वीडियो आपको एग्ज़ाम स्पेशल, जी हाँ, 3rd ईयर के सब्जेक्ट के साथ में एग्ज़ाम स्पेशल करके लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज हम नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं CHN2 का। जी हाँ, CHN2 जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड है, उसका यह नेक्स्ट वीडियो है एग्ज़ाम स्पेशल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों की सूची और WHO का संक्षिप्त वर्णन, ठीक है। एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला विभिन्न जो है संस्थान है, संगठन है, उसका नाम लिखे और किसी एक पर चर्चा करें। खासकर WHO और यूनिसेफ के ऊपर चर्चा के बारे में पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिस्ट को देख लेते हैं कि वह तो यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं विभिन्न स्वास्थ्य संगठन को किस, पहले सूची देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको पता है भाई WHO काफ़ी फेमस है, यूनिसेफ काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बाद आता है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है हेल्थ के सेक्टर में आपको कुछ संगठन है जो काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है और अपना काम करता है, ठीक है। ये सारे जो है आपको लिस्ट जो है एग्ज़ाम में पूछेगा, तो सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। WHO, यूनिसेफ, UNFPA, रेड क्रॉस सोसाइटी, ICMR, नाको, फाओ यानी FAO, यूनेस्को। तो नाम याद रखिएगा, काफ़ी इजी नाम है, ठीक है। नाम याद रखने के साथ में अब किसी एक के ऊपर आपसे डिटेल्स में पूछ देता है, ठीक है। चाहे यूनेस्को के ऊपर पूछे या फिर WHO के ऊपर पूछे, सॉरी यूनेस्को का रहे, यूनिसेफ के ऊपर पूछे या WHO के ऊपर पूछे। तो हम यहाँ पे WHO के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है 5 नंबर में WHO के बारे में भी डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। तो देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, विश्व। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं WHO के बारे में, ठीक है। देखिए WHO के बारे में हम यहाँ पे पढ़ें तो इसकी स्थापना, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, परिचय, जिसमें हम एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, यही सब पढ़ते हैं। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप पे शामिल करेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल याद रखिएगा 1948, और इसकी मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कि जो WHO का मुख्यालय डैश में है, जिनेवा में है, ठीक है। आगे है इसका उद्देश्य की मैं बात करूं माय डियर, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद है सभी लोगों को सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। देखिए मेन मकसद इसका WHO का यही है कि यह पूरे विश्व स्तर पर, चूँकि ये पूरे विश्व के लिए काम करता है, तो यह पूरे विश्व स्तर पर अनेक देश हैं, सभी देशों के जो जनसंख्या है उनके बीच में स्वास्थ्य स्तर को सुधार करे, स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करे, इसका यह मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य होता है, ठीक है। इसीलिए यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। इसका मेन काम क्या है, तो WHO का मेन काम है भाई विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करना। अभी मैंने बताया यह अलग अलग देशों के उसके हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय बनाता है, ठीक है। यह संक्रामक और असंक्रामक रोगों की रोकथाम में, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोगों की रोकथाम, ठीक है। यानी जो फैलने वाला हो या जो बगैर फैलने वाला हो, उन रोगों के रोकथाम के लिए ये काम करता है। यह टीकाकरण कार्यक्रमों को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। इसका काम है स्वास्थ्य संबंधी मानकों और दिशा निर्देश बनाना। WHO का काम है यह हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है।
उसके बाद यह इसका काम है आपदा और महामारी जैसे कोविड-19 के समय तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो WHO का काम होता है यहाँ पे कि जैसे कोविड-19 था या और भी महामारी जो होता है, तो उसमें यह क्या करता है, जो भी नए नए टेक्निकल चीज़ होता है वह टेक्निकल रूप से लोगों को सहायता देना, देश को सहायता, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो आपदा के समय यह क्या करता है, नए नए तकनीकों से अलग अलग देशों में सहायता करता है। यह मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है, यानी MCH को जो है बढ़ावा देता है। यह अन्य देशों को तकनीक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है। यह जो है नए नए जो इन्वेंशन होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खोज होता है, उसमें सहायता करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि देश अन्य देशों को यह तकनीकी और ट्रेनिंग में सहायता करता है। ठीक है, यह नए नए कार्यक्रमों में अन्य देशों को जो है सहायता करता है। यह नए इन्वेंशन खोज में जो है मदद करता है। ठीक है, और यह हर एक तरीक़ा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी नई बीमारी आए तो उस पर कैसे टीका बनाना है, कैसे खोज करना है, अगर कोई देश खोज कर रहा है, इस पर काम कर रहा है तो उसको मदद करता है। तो इस तरह से ये जो है काम आपको करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, अब WHO का महत्व कैसे है, तो देखिए WHO का महत्व है वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करना। WHO का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यह पूरे यूनिवर्सल यानी पूरे विश्व लेवल पर यह पॉलिसी बनाता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के जो मॉड्यूल पढ़ते हैं, जो घटक पढ़ते हैं, जो परिभाषा पढ़ रहे हैं, जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये सब कौन दिया है, WHO ही दिया है। ठीक है, तो WHO एक मानक, एक स्टैंडर्ड तय करता है, एक पॉलिसी बनाता है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, रोग नियंत्रण और महामारी का प्रबंध ये करता है। ठीक है, यह स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है, सुरक्षित दवाओं एवं टीकों के उपयोग को प्रोत्साहन करता है। तो भाई देखिए WHO का सीधा सीधा मतलब है 4-5 पॉइंट है। इस 4-5 पॉइंट के लिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये WHO का अपना जो है इम्पोर्टेंस है, इसीलिए WHO का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि यह पॉलिसी निर्माण, रोग नियंत्रण, महामारी का प्रबंध, रिसर्च के क्षेत्र में काम, यह सुरक्षित दवाओं और टीकों का जो है प्रोत्साहन, निर्माण, ये सब काम जो है करता है। ठीक है, तो ये हो गया WHO के बारे में। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको इसका मुख्यालय बता दिया, मैंने यहाँ पे आपको इसका स्थापना वर्ष बता दिया, मैंने यहाँ पे इसका काम बता दिया, मैंने इसके बारे में समझा दिया कि ये करता क्या है। ठीक है, किस लेवल पर काम करता है। तो अब इसको आपको हेडक्वार्टर पता है, आपको जो है स्थापना दिवस पता है, साल पता है, तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। मेनली जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो तो यही नहीं देखेगा कि इसका जो जगह है सही लिखा है, स्थापना जगह कि नहीं, स्थापना ईयर सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद वो सही लिख दिया तो समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा आगे भी अच्छा से कार्य ही तो लिखना है, इम्पोर्टेंस ही तो लिखना है, तो लिख ही दिया होगा। ठीक है, तो वो जो है आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यानी यह बच्चों के लिए खासकर काम करता है। जैसे WHO हेल्थ के लिए पूरा काम करता है। ठीक है, लेकिन यूनिसेफ प्रॉपर ज़्यादातर जो है यह बच्चे के लिए काम करता है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका पुराना नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, यानी WHO से पहले। ठीक है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसको याद रखिएगा, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए यूनिसेफ का मुख्य कार्य है बच्चा और महिला को स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, टीकाकरण कार्यक्रमों में सहयोग करना, जो भी बच्चे के लिए टीका होते हैं उसमें सहयोग करना, यह पोषण सुधार और कुपोषण की रोकथाम करना बच्चों में, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं बाल अधिकारों की रक्षा करना, आपदा के समय बच्चों को राहत एवं सहायता प्रदान करना। तो देखिए
यूनिसेफ बेसिकली बच्चे के लिए काम करता है। यह बच्चे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करता है, लेकिन बच्चे के लिए काम करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में, बच्चे के कोई भी राइट्स अधिकार न हनन हो, बच्चे का जो भी स्वास्थ्य हो वह पूर्ण तरीक़ा से मिले, या बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग एनजीओ को अलग अलग देशों में मदद करना है, यह यूनिसेफ का काम है। ठीक है, तो यूनिसेफ महिला से लेकर सारे बच्चे तक के प्रॉपर तौर पर काम करता है। समझ गए चीज़ों को? तो इसका मेन काम यही है, बच्चा और बच्चा से जुड़े हुए स्वास्थ्य और उससे जुड़े हुए सेवा के बारे में यह जो है काम करता है, ताकि बच्चे को बेहतर टीकाकरण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पोषण ये सब मिल सके, बेहतर स्वच्छ जल मिल सके। ठीक है, बेहतर शिक्षा मिल सके, और बच्चे को जो अधिकार है कानूनी रूप से वो अधिकार का हनन न हो। ठीक है, आपदा के समय यह बच्चों को राहत दिलाता है, सहायता करता है। ठीक है, अब चूँकि यूनिसेफ पूरे विश्व लेवल पर काम करता है, तो यूनिसेफ का हर देश में अपना एक रीजनल ऑफिस होता है। ठीक है, और वह ऑफिस जो है उस देश में अपना रेगुलेशन जो है चलाता है। तो WHO का भी ऑफिस है, यूनिसेफ का भी ऑफिस है। हेड क्वार्टर तो मान गए न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, एक मेन हेड क्वार्टर है, लेकिन अलग अलग देशों में काम करना है, अलग अलग देशों के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, तो उस देश में एक रीजनल जो है आपको ऑफिस मिल जाता है। ठीक है ना, तो उसके साथ मिल के अपना काम करता है। तो भारत में भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब आता है यहाँ पे एक और अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग का महत्व और प्रकार को बारे में बताएं। रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ में रिकॉर्ड और रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में बताएं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, प्रकार बताएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड के मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड के मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ों का इकट्ठा करके रखना, एक जगह पर रखना, यही ना होता है रिकॉर्ड। यानी रिकॉर्ड क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर उसको हम एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिए तो वही रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान गए रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर है, हम नर्सिंग स्टाफ है। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ है किसी हॉस्पिटल में, मान गया 10 नर्सिंग स्टाफ है, वो 10 नर्सिंग स्टाफ कब ज्वाइन की, कब डिटेल है, कौन सा पोस्ट पर ज्वाइन की। ठीक है, तो उसका जो है एक रजिस्टर बना रहता है, समझ गए ना। तो वह आपका हो गया। अटेंडेंस रजिस्टर होता है, समझ गए। तो वो सब क्या है, रिकॉर्ड है जो रखा गया है, उससे संबंधित जानकारी। रिकॉर्ड क्या होता है, संबंधित जानकारी को कलेक्ट करके एक जगहों पर जो है संग्रहित करके रखा जाता है, वही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे देखिए रिकॉर्ड रोगी, परिवार, समुदाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखित रूप में सुरक्षित रखना रिकॉर्ड कहलाता है। कुछ समझ में आया? मैंने आम भाषा में बता दिया कि जानकारियों को इकट्ठा करके, संग्रहित करके एक जगह पर जो है उसे सुरक्षित तौर पे रखा जाता है, वही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड के मतलब क्या होता है कि जो भी जानकारी है, जो भी डाटा है, हम उसको सुरक्षित तौर पे किसी न किसी जगह, किसी न किसी फाइल, फोल्डर, रजिस्टर में उसे रखते हैं, जो एक जानकारी होती है। अब वो जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, या किसी रोगी के बारे में जानकारी हो सकता है, या किसी परिवार के बारे में जानकारी हो सकता है, या समुदाय के बारे में जानकारी हो सकता है। तो ये सब क्या है, जानकारी एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे होता क्या है, बहुत सारा हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट का एक फाइल बन जाता है। ठीक है, दो फाइल बनता है, एक फाइल मेन ट्रीटमेंट वाला होता है, और एक स्लिप, एक कार्ड बन जाता है, एक छोटा सा बुक बन जाता है जो मरीज या परिजन को दे दिया जाता है। ठीक है, और एक होता है जो अस्पताल में रख लिया जाता है, कभी भी मरीज अगर दिखाने आएगा तो वह अपने साथ जो एक उससे मिला है वह रिकॉर्ड लेकर आएगा,
और एक अस्पताल में है तो ये दिखाएगा, तो यह ऑटोमेटिक खोज के निकाल लिया जाएगा, क्योंकि यह भी जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में दर्ज रहता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड वही होता है कि चाहे रोगी हो, चाहे रोगी व्यक्तिगत पर हो, पारिवारिक रूप पर हो, ठीक है ना, रोगी हो, परिवार हो, समुदाय हो, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित तौर पे संग्रहित करके रखना ही रिकॉर्ड कहलाता है। बात समझ गए? समझ गए चीज़ को? चलिए, अब रिपोर्ट क्या है? तो भाई रिकॉर्ड में हम किसी भी चीज़ को रखते हैं स्टोर करके, ठीक है, और वह रिकॉर्ड जो होता है वह लिखित रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब मान गए हम मुंह से किसी को बोल दिए कुछ, ठीक है, मुंह से बोल दिए, तो क्या वह रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो बोला हुआ नहीं, रिकॉर्ड मतलब लिखा हुआ या टाइप किया हुआ जिस भी फॉर्म में है, लेकिन वह आउटपुट के तौर पर रखा गया हो, वही रिकॉर्ड होता है। जो रिकॉर्ड में जो भी जानकारी होती है वो दर्ज होती है, चाहे वो लिखा हुआ हो या कंप्यूटर से प्रिंट निकला हो, टाइपिंग निकला हो, कुछ भी हो, लेकिन वह आपको एक रिकॉर्ड, एक फाइल के रूप में आपको रखा रहता है, जिसमें सारे जानकारियाँ संग्रहित होती है। ठीक है ना। लेकिन रिपोर्ट जो होता है यह रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई जानकारी होती है, जिसे उच्च अधिकारियों या संबंधित विभाग को भेजा जाता है, रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट कहलाती है। जैसे लोग कहता है ना, CBC रिपोर्ट, LFT रिपोर्ट, केफ ब्लड का रिपोर्ट, USG का रिपोर्ट यानी रेडियोलॉजी का रिपोर्ट, पैथोलॉजी का रिपोर्ट, ये सब होता है ना। तो रिपोर्ट कहने का मतलब होता है कि आपको जो रिकॉर्ड है, जो मरीज का पूर्व का इतिहास है, सारा जानकारी है, उस आधार पर एक रिपोर्ट बनता है। जैसे मरीज का जो भी समस्या होगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो मरीज के आधार पर ही ब्लड सैंपल लिया जाएगा और जो जांच होगा उसमें आएगा। तो रिपोर्ट बेसिकली एक जानकारी होती है जिसको हम बगैर सुरक्षित तौर पे रखे हुए, हम जानकारी को एक जगह पर रखे हुए, हम उसके लिए कोई स्पेस, रिकॉर्ड के लिए तो स्पेस की ज़रूरत होती है जो हम कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। कोई फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट हार्ड कॉपी में भी आ सकता है, ओरल में भी आ सकता है, रिटन में भी आ सकता है। तो रिपोर्ट जो है यह एक प्रकार से किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, वही रिपोर्ट होता है। जैसे मरीज के बारे में किसी अन्य डॉक्टर को बताना हो तो हम मुंह से भी बता देंगे कि हाँ सर, ये मरीज जो है इस डायग्नोसिस के है, इसको ये समस्या हो रहा है, तो उस आधार पर जो है डॉक्टर उसको सारा जो है रिकॉर्ड बनाने लगते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली रिपोर्ट जो होता है यह रिकॉर्ड के आधार पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अपने पास जो भी डाटा है, जानकारी है, उस आधार पर ही रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, यह भी एक जानकारी ही होता है जिसे उच्च अधिकारियों या संबंधित विभाग को भेजा जाता है, रिपोर्ट कहलाती है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं रिपोर्ट इमीडिएट सूचना के तौर पे काम करता है। ठीक है, जानकारी रिकॉर्ड जो होता है लंबे समय तक के लिए आप रख सकते हैं उससे। ठीक है, लेकिन जितने भी आप अस्पताल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, कार्यालय में जाएंगे, आप सन 2000 के भी आप रजिस्टर मांगेंगे कि उस समय कौन काम कर रहा था, कितना पैसा किधर इधर उधर किया, तो वो ऑफिस में आज भी वो रजिस्टर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2000 आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का भी रजिस्टर जो है आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वह महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है और उससे सुरक्षित तौर पे किसी न किसी जगह पर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसमें किसी भी व्यक्ति से संबंधित जानकारी या कुछ भी चीज़ें जो है हो सकता है। ठीक है, जो रिकॉर्ड के रूप में कहीं पे रखा रहता है एक डाटा के रूप में। लेकिन रिपोर्ट लंबे समय तक ज़्यादा नहीं काम करता है। यह इमीडिएट जब चाहें आप इसे तुरंत में भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी को किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि हाँ वो ऐसा ऐसा है, बता दिए, काम ख़त्म। ठीक है, तो रिपोर्ट और रिकॉर्ड में बेसिक सा अंतर है, बस समझ लेना है। रिकॉर्ड का महत्व देखिए। अब रिकॉर्ड का क्या महत्व होता है? देखिए, रिकॉर्ड का इम्पोर्टेंस है रोगी की निरंतर और गुणवत्तापूर्ण देखभाल में सहायता करता है। हमारे पास किसी मरीज के बारे में
ठीक है। हमारे पास किसी मरीज़ के बारे में अगर रिकॉर्ड है, डाटा है, तो हम उसे फाइल में अगर एक बार अटैच कर देते हैं तो फिर वो फाइल से नहीं हटता है, ठीक है। क्योंकि हर एक फाइल पर पेजिंग हो जाता है और पेशेंट का क्या हिस्ट्री रहा है, पेशेंट का क्या समस्या रहा है, वह यहाँ से पहले कब ट्रीटमेंट कराया है, सारा उस फाइल में जो है आपको दर्ज रहता है, लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वह एक जो रिकॉर्ड होता है, वह रिकॉर्ड मरीज के कंटिन्यूटी और क्वालिटी पूर्ण देखभाल में सहायता करता है। जो रिकॉर्ड है उस आधार पर डॉक्टर फिर आगे डिसाइड करते हैं। तो जैसा रिकॉर्ड होगा वैसा जो है निरंतर और क्वालिटी मिलेगा मरीज को, ठीक है। आगे है उपचार एवं नर्सिंग कार्य का प्रमाण। अब रिकॉर्ड रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे नर्सिंग रजिस्टर हो गया, नर्सिंग नोट हो गया, तो ये भी क्या है, एक रिकॉर्ड ही होता है कि हाँ आप जो काम किए हैं वो अपने नर्सिंग नोट में लिखे हैं, दर्ज किए हैं। डॉक्टर जो देखे हैं वो अपने आरएक्स पेपर पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कितना बीपी, कितना वाइटल्स, कब क्या है, कौन बीमारी है, डॉक्टर डेली जो रूटीन चेकअप करते हैं, विजिट करते हैं, वो लिखते हैं। तो ये जो है आपको उपचार और नर्सिंग कार्य का प्रमाण देता है कि हाँ यहाँ से ये काम किया गया है, एक लीगल एडवाइस के तौर पर रिकॉर्ड काम करता है। तो इसका एक ये महत्व है। यह डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है। मान गए जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो यह इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है रिकॉर्ड के माध्यम से, ठीक है। आगे है इसका महत्व रिसर्च और शिक्षा में उपयोग होता है। इसका महत्व स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना और मूल्यांकन करने में होता है। इसका काम स्वास्थ्य के अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में सहायता करने में होता है। रोगों की आंकड़े स्टैटिक्स तैयार करने में उपयोगी होता है। भविष्य में रोगी के उपचार के लिए संदर्भ में रखा जाता है। आगे इन फ्यूचर के लिए जो उसका फाइल बना है वह अस्पताल अपने पास रखता है कि कभी मरीज़ फिर से हमारे पास आए तो बस वो जो उसे दिया गया प्रूफ है वो प्रूफ बताएगा, हम उसका रिकॉर्ड, उसका फाइल दे देंगे, फिर दिखाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए रिकॉर्ड के मतलब सिर्फ ऑफलाइन में नहीं होता है कि आप ऑफलाइन में ही किसी को जानकारियाँ रखते हैं, नहीं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़्यादा, तो अब इलेक्ट्रॉनिक बेस जो है आपका डाटाबेस तैयार हो रहा है। जो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, डिजिटल रसीद करता है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिखाता है, ठीक है। डिजिटल मरीज का रजिस्ट्रेशन होता है वेबसाइट पर। तो अब जो है रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटली भी रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप मत समझिए कि सिर्फ जो रजिस्टर में या फिर जो मरीज का नॉर्मल फाइल है ऑफलाइन उसमें ही मरीज का विवरणी होगा तो वह रिकॉर्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, गलत। वेबसाइट पे भी अब जो है आपको क्या हो रहा है, वेबसाइट पे भी सूचना इकट्ठा हो रहा है जो रिकॉर्ड का काम करता है, ठीक है। इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक जो है आजकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट का महत्व, ठीक है। देखिए रिपोर्ट का महत्व होगा क्या, तो रिपोर्ट का क्या महत्व होगा, तो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रगति की जानकारी। अब रिपोर्ट क्या होता है, मान गए, ठीक है, जैसे दिन भर में डॉक्टर हमेशा तो विजिट करने आते नहीं है वार्ड में, सुबह शाम दोपहर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो यही 3 टाइम आएंगे। लेकिन पेशेंट का पल पल में सिचुएशन बदलता है, तो आप पल पल में बदलता है तो आप बार बार जो है डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, उनके चेम्बर में, उनके केबिन में। तो हो सकता है कभी इमरजेंसी हो तो टेलीफोनिक भी बात कर लिए, कभी हो सके तो आप जाकर ओरली भी बता दिए कंडीशन के बारे में। तो ये स्वास्थ्य सेवा जो हेल्थ सर्विस दे रहे हैं उसका कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है यह जानकारी देता है, ठीक है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी करता है रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। आप जो है क्या करते हैं, किसी भी कार्यक्रमों का निगरानी रखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, जानकारी तैयार करते हैं। सीधा समझिए रिकॉर्ड हो गया, जो क्या हो गया, परमानेंट हो गया। रिपोर्ट हो गया वह एक कच्चा माल हो गया, ठीक है, जो टेम्पोररी बेस पर जब आप उससे तैयार कर रहे हैं तब के लिए वो रिपोर्ट के काम करता है। लेकिन अगर लंबे समय तक आप उससे रख लिए तो वो रिकॉर्ड होता है, सीधा समझिए, ठीक है। चलिए रोकथाम, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में सहायता करता है यह रिपोर्ट, ठीक है। यह संसाधनों की योजना बनाने में मदद करता है कि कैसे क्या जो है हमको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है।
यह उच्च अधिकारियों को सही और समय पर सूचना देता है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको कुछ ज़्यादा चीज़ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर मन है तो फ़ोन से कर दीजिए, मन है तो ईमेल से कर दीजिए, मन है तो जाकर डायरेक्ट बता दीजिए। तो ये रिपोर्ट जो है डिलीवर्ड होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारियाँ देना, ठीक है, किसी को बताना, यही आपका रिपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रिपोर्ट। अब बहुत लोग कहेंगे रिपोर्ट के महत्व नहीं समझे। भाई रिपोर्ट है, रिपोर्ट का क्या महत्व होगा? तो ये स्वास्थ्य के प्रमोशन प्रगति पर जानकारी देता है, यह स्वास्थ्य कार्यक्रमों को निगरानी रखता है उस पर, यह रोग के रोकथाम और नियंत्रण में सहायता करता है, यह संसाधनों को योजना बनाता है, यह उच्च अधिकारियों को सही समय और पर सूचना देता है कि कब क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे है। अब हम महत्व देख लिए, तो अब हम लोग इसके प्रकार देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है, सिद्धांत पूछ लेता है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सिद्धांत जिस भी चीज़ के बारे में पूछे उसके बारे में आप अच्छी बात लिख लीजिए, ठीक है, कि जो बातें अडिग हो उसके लिए सही हो एकदम, वो बातें ही दर्शाइए, तो वो सिद्धांत बन जाएगा। सिद्धांत का एक और मैं मंत्र बताया हूँ कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में सिद्धांत पूछे तो आप ये रखें माइंड में कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको रिपोर्ट के लिए सिद्धांत पूछा कि रिपोर्ट लेखन के सिद्धांत बताइए, तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड जो है रखे हुए हैं या रिकॉर्ड रखे हैं, तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड जो है बनाएंगे, रिकॉर्ड तैयार रखेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ओके। अब आपके सामने है रिकॉर्ड का प्रकार क्या क्या होता है माय डियर। तो देखिए, जो जानकारियाँ, जो सूचना होती है किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, तो वह सूचना रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड के रूप में व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड भी हो सकता है, हेल्थ का रिकॉर्ड पारिवारिक तौर पे भी हो सकता है, ठीक है, अस्पताल का रिकॉर्ड भी हो सकता है, MCH रिकॉर्ड यानी माँ और बच्चे से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य कार्ड रिकॉर्ड होता है, जो कार्ड बनता है, तो वो भी आपको हो सकता है, टीकाकरण रिकॉर्ड, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड कि कौन कौन से टीकाकरण जो है चला है चलेगा, ठीक है। आगे है जन्म एवं मृत्यु रिकॉर्ड, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड। इस सब का अलग अलग अपना फाइल होता है, रजिस्टर होता है, जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड होगा, जहाँ पे जिस रजिस्टर में जन्म और मृत्यु के बारे में जो है बताया जो है दर्ज होगा जानकारियाँ, ठीक है। टीकाकरण रिकॉर्ड का मतलब है कि वहाँ पे कौन सा टीकाकरण कब जो है लगा है या लगेगा, यह रिकॉर्ड टीकाकरण से संबंधित उस रजिस्टर में होगा, फाइल में होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, MCH रिकॉर्ड है, मतलब वहाँ पे माँ और बच्चे से जुड़ी हुई स्वास्थ्य का रिकॉर्ड होगा, जानकारियाँ होगा। अस्पताल रिकॉर्ड है, जहाँ पे अस्पताल से संबंधित रिकॉर्ड होगा कि कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितने डॉक्टर हैं, तो ये अस्पताल से जुड़ी हुई अपना रिकॉर्ड जानकारी होगा। परिवार स्वास्थ्य रिकॉर्ड है कि किसी भी फैमिली में अगर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो फैमिली लेवल पर अगर बनाते हैं तो वहाँ पे पूरे परिवार की जानकारियाँ उस कार्ड में, उस रजिस्टर में होगा। अगर व्यक्तिगत रूप से हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें जानकारियाँ दर्ज होंगी। तो ये सब जो है आपको रिकॉर्ड के प्रकार हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं रिपोर्ट के प्रकार। देखिए, अब रिपोर्ट किसी के सामने आप प्रस्तुत करेंगे, जानकारियाँ किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वह जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका ओरल भी हो सकता है, यानी ओरल रिपोर्ट, यानी मुंह से बता देना, ठीक है। लिखित रिपोर्ट आप लिख के भी बता सकते हैं। शिफ्ट रिपोर्ट यानी इस शिफ्ट का रिपोर्ट अगले शिफ्ट में आप जब आपसे कोई हैंड ओवर लेगा तो आप उसमें देंगे। घटना रिपोर्ट यानी इंसिडेंट रिपोर्ट कि क्या क्या घटित हुआ है, ठीक है। आगे है नर्सिंग रिपोर्ट, आप नर्सिंग अपना नोट्स वगैरह बनाते हैं तो वह भी एक नर्सिंग नोट्स होता है। वार्ड रिपोर्ट, वार्ड के बारे में उसमें जो है क्या होता है, चीज़ें के बारे में मेंशन होता है। जनगणना रिपोर्ट, सेंसस के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ये सब अलग अलग रिपोर्ट होता है जिसमें आप चाहें
तो डायरेक्टली मुझसे भी बता सकते हैं, लिखकर भी दे सकते हैं, या फिर वार्ड के बारे में भी जो है बता सकते हैं। तो ये सब आपका रिपोर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब आता है लास्ट में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो है HIV एड्स के बारे में। संक्रमण का क्या कारण होता है, आप इसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और NACP के बारे में चर्चा। NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो चूँकि यह एक कंट्रोल प्रोग्राम है तो एग्ज़ाम में इस पर पूछता भी है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताएं या फिर एड्स के बारे में बताएं, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले HIV या एड्स की परिभाषा देखिए। HIV का फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका नाम ही है कि ऐसा वायरस जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर दे, कमज़ोर कर दे, यही HIV वायरस होता है, ठीक है। जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। एक ऐसा वायरस, एक ऐसा विषाणु जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिस पर हमला करके, ठीक है। तो ये HIV हो गया, ठीक है। एड्स के बारे में हम अगर आपको बताएं तो A फॉर एक्वायर्ड, ठीक है, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स होता है, ठीक है। यह जो ऊपर में HIV जो था वह वायरस है, जो HIV वायरस के कारण लोगों में एड्स होता है। HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक कम हो जाती है और व्यक्ति अवसरवादी संक्रमणों यानी ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए एड्स में होता क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब लोग HIV वायरस होता है जो एड्स पैदा करता है। तो एड्स में होता क्या है, तो जैसे ही किसी को HIV वायरस अटैक करता है व्यक्ति को, तो उसके अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वह धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब ज़्यादा कमज़ोर होने से होता यह है कि व्यक्ति बार बार अन्य इन्फेक्शन से, अन्य अवसरवादी इन्फेक्शन से ग्रसित होने लगता है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी कुछ होगा उसे अन्य इन्फेक्शन अटैक कर देगा। तो यही होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने वाला सिंड्रोम होता है, जिसमें अब चूँकि एड्स जो एक बीमारी अगर होता तो हम मान लेते कि चलो भाई एड्स पर काम करना है, एड्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसमें सबसे बड़ा जो डिमेरिट यही है कि यह जैसे ही बॉडी में होता है तो बॉडी को एकदम कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर करने से होता यह है कि अन्य प्रकार के बीमारियां, इन्फेक्शन बॉडी में जल्द प्रवेश करने लगता है, ठीक है। चलिए अब हम अगर किसी को एड्स या HIV हो जाए तो उसका कारण क्या होता है होने का। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन, असुरक्षित यौन संबंध बनाना। दूसरा है संक्रमित रक्त चढ़ाना, ठीक है। मान गया किसी का इन्फेक्टियस ब्लड पता नहीं किए, जांच नहीं किए उसके ब्लड के वायरल मार्कर को, और उसे जो है चढ़ा दिए दूसरे में, तो क्या होगा, उससे भी संक्रमित हो जाएगा। अब मान गया किसी को HIV हुआ है और उसके सिरिंज, उसके नीडल को किसी दूसरे में उपयोग कर देंगे तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। संक्रमित माँ, मान के माँ को अगर HIV एड्स हो चुका है तो उससे बच्चे में होने के खतरा रहता है गर्भावस्था में, प्रसव में या स्तनपान के द्वारा, ओके। संक्रमित अंग का प्रत्यारोपण से, मान के कोई ऐसा मरीज था जिसको एड्स था, HIV था, और वह अपने बॉडी पार्ट को अंतिम समय में दान करने के लिए जो है सोच लिया, घोषणा कर दिया, और बिना उसके अंग जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, आई हो गया, और भी अंग होते हैं, और बिना उसके अंग को जो है जांचे परखे सीधा जो है प्रिजर्व करके रखे और हड़बड़ी में दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दिए, तो क्या होगा, चूँकि वो HIV मरीज का था तो दूसरे में अगर हम उसे लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है। तो इससे भी आपका ये सब कारण बनता है, ओके। चलिए अब HIV बहुत लोगों में फैलने का कारण तो पता हो गया, अब ये कैसे नहीं फैलता है, बहुत लोगों को मन में दुविधा रहता है, डर रहता है
ठीक है। तो देख लीजिए HIV कैसे नहीं फैलता है। देखिए HIV कभी भी हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, समझ लीजिए। यह गले मिलने से नहीं फैलता है, साथ भोजन करने से नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, कपड़े बर्तन शौचालय साझा करने से नहीं फैलता है, ठीक है। क्योंकि यह पूर्ण तरीक़ा से STD रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। यानी ज़्यादातर यह बॉडी के सिक्रेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी या एक सामान ये यूज कर लिया तो इसके आप दूसरे सामान से अगर यूज कर लेंगे जो डायरेक्टली बॉडी में टच करे और घाव पैदा करे तो उस कंडीशन में हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन हाथ मिलाने से, गले मिलने से, ठीक है ना, और मच्छर काट लेने से, इन सब से जो है आपका एड्स नहीं होता है, ओके। अब बात आता है HIV या एड्स को आप रोकथाम करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे HIV एड्स का जो रोकथाम होता है, सबसे पहले जो यौन असुरक्षित है उसको आप सुरक्षित बनाएं, ठीक है। उसके लिए जो भी आपका विधि है उसको अपनाना चाहिए। उसके बाद केवल HIV जांचा हुआ रक्त ही चढ़ाएं। कभी भी ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड जो बैंक होता है उसको अच्छे से, जो ब्लड डोनेट किया उस ब्लड को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई भी जो है आपको HIV से रिलेटेड समस्या या कोई भी दिक्कत नहीं है। डिस्पोजेबल स्टेरलाइज सुई और सिरिंज का उपयोग करें। हमेशा एक व्यक्ति में एक ही सिरिंज का उपयोग करें। उस सिरिंज या नीडल जो भी है जो उसके बॉडी में चुभ गया है किसी दूसरे व्यक्ति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। HIV संक्रमित गर्भवती महिला को समय पर ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपचार देना चाहिए। संक्रमित महिला हो या फिर कोई भी हो उसको ART थेरेपी देना चाहिए। HIV का समय समय पर जांच करवाना चाहिए ताकि पता चले कि कब क्या बॉडी में परिवर्तन हो रहा है और पता चल जाए समय से पहले। संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव न करना और जागरूकता फैलाना यह महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का पालन करना, ठीक है, जिसमें मरीज और या फिर इफेक्टेड व्यक्ति से खुद को कैसे बचाएं, दूसरों को कैसे बचाएं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको और भी पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है ना, शिविर लगाना, शिविर कैंप लगाना, उसमें जांच करना, ठीक है, लोगों को जो है कंडोम का वितरण करना। तो और भी सारे आप जो है इसमें आप रोकथाम में प्रबंध में लिख सकते हैं। ये मैं आपको एक बस दिशा दिखाने के लिए 7 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकें, 7-8 पॉइंट और ऐड कर सकें, ठीक है। अब आता है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कहने का मतलब होता है NACP। एग्जाम में आपको पूछता है तो परिचय देखिए। NACP जिसे हम पूरा नाम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं, यह भारत सरकार के द्वारा 1992 में HIV या एड्स की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए शुरू किया गया। इसका संचालन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको द्वारा किया जाता है, जो ऊपर में सूची मैंने आपको बता दिया। नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्योरली एड्स पर काम करता है, एड्स कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। और NACP कार्यक्रम कब आया? तो भारत सरकार के द्वारा 1992 में HIV एड्स के रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए लाया गया, ठीक है। NACP का मेन उद्देश्य क्या है? तो वही उद्देश्य सब है जो आप ऊपर पढ़े हैं। NACP चूँकि एक कार्यक्रम है तो इसका उद्देश्य है HIV संक्रमण दर को कम करना, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम का यही ना लक्ष्य होता है कि अगर वो बीमारी के लिए कार्यक्रम है तो उस बीमारी को कम कर सके। HIV एड्स के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना यह प्रोग्राम है, तो इसका काम है इस कार्यक्रम के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना, इसका ये भी काम है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो या ब्लड जो स्टोर होता है ब्लड बैंक में वह सुरक्षित जो है उपलब्ध हो लोगों को। संक्रमित व्यक्तियों को निःशुल्क ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराना, ठीक है। NACP का ये भी उद्देश्य है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको निःशुल्क ART थेरेपी उपलब्ध कराना। इसका ये भी उद्देश्य है कि माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकना, ठीक है। HIV की जांच और परामर्श, ICT केंद्र सेवाओं का विस्तार करना। HIV संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव को कम करना, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि मरीजों को काउंसलिंग करना, ठीक है, और समय समय पर जो है
फॉलोअप के लिए आने के लिए जो है सुझाव देना, ये सब इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई NACP की प्रमुख सेवाएं क्या है? तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो प्रमुख सेवाएं हैं उसमें ICT इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहां पे मरीज को निःशुल्क काउंसलिंग और निःशुल्क जो है उसको जांच किया जाता है। ठीक है, ICTC सेंटर पर। ART सेंटर, जहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलता है मरीज को, और इसके अंदर ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम यानी रक्त सुरक्षा कार्यक्रम जो है चलाया जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ब्लड के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम के ऊपर जो इसमें काम सेवाएं की जाती है। ठीक है, इसमें और काम किया जाता है PPTCT, जैसे प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। PPTCT का मतलब होता है कि बच्चे पेरेंट टू चाइल्ड यानी जो पेरेंट है, पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए रोकथाम के लिए जो है यहाँ पे काम किया जाता है। टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम, यहाँ पे टारगेट किया जाता है वैसे मरीजों को जो सस्पेक्टियस हो, जो लगे कि यह HIV से पीड़ित हो सकता है, तो उसको टारगेट करके उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, जैसे फ्री में जांच वगैरह, काउंसिल वगैरह करना। ठीक है, IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके अंदर जितने भी मरीज है उसका इन्फॉर्मेशन, उसको स्वास्थ्य शिक्षा देना और उससे कम्युनिकेट करना, AIC जो है इसके अंदर NACP के अंदर ही होता है। तो ये NACP के अंदर दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी नर्स की भूमिका, भाई किसी भी प्रोग्राम में नर्स की भूमिका, प्रोग्राम से जुड़े हुए जो है चीज़ ही हम लोग लिखते हैं एज ए नर्स। हर एक प्रोग्राम में नर्स का काम होता है काम करना, तो जो नर्स के काम यहाँ पे भी होगा यहाँ पे करेंगे, जैसे काउंसलिंग करना, टेस्ट करना, फ्री कंडोम वितरण करना। ठीक है, मरीज की गोपनीयता, ठीक है ना, बना के रखना, HIV जांच के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना, समय समय पर फॉलोअप के लिए प्रेरित करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है ना, जो भी भ्रामक भ्रांति या जानकारी है उसे दूर करना, मरीज को शक को दूर करना। ठीक है, तमाम तरीके के जो भी नर्स के द्वारा चीज़ें होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो ये हो गई हमारी 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त। देखिए यहाँ पे मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप समझ के एग्ज़ाम में आराम से 1.5 पन्ना 2 पन्ना 2.5 पन्ना लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।